श्रीनगर में सीआरपीएफ की एक टीम पर हमला हुआ है। ग्रेनेड से दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया है। ग्रेनेड हमले में 2 जवान जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके का सीआरपीएफ ने मुहासरा किया है। फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया गया है। फारूक वानी इस वक्त पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जॉइंट नाका पार्टी जो सीआरपीएफ की 23 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस की पार्टी जो होती है, उस पर यह अटैक किया गया श्रीनगर के सराफ कदम इलाके में। और इसमें 2 पुलिस के जवान जो हैं वो घायल हो चुके हैं। एक को चेस्ट में गोली लगी है और दूसरे को टांग में गोली लगी है। और फिलहाल दोनों को जो है उपचार के लिए श्रीनगर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। इस बीच पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा, और हमलावरों की जो तलाश है वो शुरू कर दी गई है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि ये ग्रेनेड अटैक किया गया है, कहीं न कहीं सीआरपीएफ को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से ये ग्रेनेड दागा गया, उसके जो शेल है वो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों पर लगे, जिसमें उनको जो 2 जवान जो है वो घायल हो चुके हैं। फिलहाल हालात को मद्देनजर देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और गाड़ियों की आवाजाही भी उस शोर से जो है वो रोक दी गई है, और ताकि जो ये सर्च ऑपरेशन जो है वो उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज भी जो है खंगाली जा रही है और देखा जा रहा है जो ग्रेनेड लगाने वाला व्यक्ति है वो किस शोर से आया है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है काफी कंजेस्टेड इलाका है। बिल्कुल, काफी कंजेस्टेड इलाका आप बता रहे हैं इसको। फारूक, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस वक्त ये अटैक किया गया है वो क्या बजे का टाइम था, और दूसरा ये समझना चाहेंगे कि ये अटैक ग्रेनेड फेंका गया है या फिर कहीं पर प्लांट किया गया था इसको? देखिए, अभी आधे घंटे के पहले इस प्रकार का जो अटैक किया गया, ये बिल्कुल इससे पहले भी हमने देखा कि श्रीनगर के लाल चौक हरी सिंह एस्टेट में भी इसी प्रकार का एक ग्रेनेड दागा गया था, जिसमें कुछ आम व्यक्ति जो है वो घायल हो चुके थे, क्योंकि उस दिन जो है काफी भीड़ भाड़ वहां पे थी। तो इस प्रकार से दूसरा बल्कि नहीं तीसरा कहा जा सकता है, क्योंकि श्रीनगर के ही खानियार इलाके में इससे पहले भी एक मिलिटेंटों के द्वारा फायरिंग की गई थी पुलिस पार्टी में, जिसमें पुलिस के जवान घायल हो चुके थे। उसके बाद इस प्रकार का ये तीसरा अटैक है जो कि सराफ बिल्कुल एक के बाद एक इस तरह के अटैक सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब जो है सिक्योरिटी एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिकी पार्लियामेंट के पास मुश्तबा बम की खबर मिली है। आपको बता दें कि अमेरिकी पार्लियामेंट के पास एक ट्रक में बम होने की खबर मिली है। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर को फिलहाल खाली करा लिया गया है एहतियात के तौर पर, क्योंकि इत्तला मिल पा रही है कि अमेरिकी पार्लियामेंट के पास मुश्तबा बम की खबर है और अमेरिकी पार्लियामेंट के पास एक ट्रक में बम होने की खबर मिल रही है। लिहाजा जो न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है वहां पर उसको खाली करा लिया गया है, एहतियात के तौर पर इसको खाली कराया गया है। इस वक्त की अहम खबर, अमेरिकी पार्लियामेंट के पास मुश्तबा बम मिलने की खबर है। अमेरिकी पार्लियामेंट के पास एक ट्रक में बम होने की खबर मिल पा रही है और फिलहाल न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर को खाली कराया गया है। अमेरिकी पार्लियामेंट के पास एक ट्रक में बम होने की खबर मिली है। अमेरिकी पार्लियामेंट के पास मुश्तबा बम मिलने की इत्तला है। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर को फिलहाल खाली कराया गया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीएम नीतीश कुमार के खत का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवाब दे ही दिया। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के खत का जवाब देते हुए जात पर मबनी मर्दमशुमारी के सिलसिले में मुलाकात के लिए 23 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। खुद नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। नीतीश ने ट्वीट कर मुलाकात के लिए वक्त देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सीएम ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का बहुत बहुत शुक्रिया, 23 अगस्त को मिलने का उन्हें वक्त दिया गया है। 2 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने पीएम को खत लिखा था और ज़ाती मर्दमशुमारी कराने की मांग की थी। तकरीबन 16 दिनों के बाद नीतीश कुमार के खत का पीएम मोदी ने जवाब दिया है। जातीय जनगणना की मांग हमारी पार्टी और हमारे नेता की तरफ से लंबे समय से उठाई जा रही है।
बिहार विधानमंडल में सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव भी पारित किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी के सभी सांसदों ने गृह मंत्री से मिलकर मेमोरेंडम भी सौंपा था। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी किया था और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से समय मिला है। 23 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता मिलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय लालू जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हमने जो प्रस्ताव रखा था कि भाई जातीय जनगणना जब 2 बारी जब पारित हो चुकी है तो इसको जो है सही मायने में उंगली जमा पहनाई जाए। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। 4 तारीख से लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है कि सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। यूपी सरकार ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को एजाज से सरफराज किया है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों को चेक देकर एजाज से नवाजा है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ का चेक मिला है तो वहीं मीराबाई चानू को 1.5 करोड़ रुपए, पीवी सिंधु को 1 करोड़ का चेक दिया गया। मेंस और विमेन हॉकी खिलाड़ियों को भी चेक दिए गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि टोक्यो में सभी खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सभी की कारकर्दगी का एहतराम होना चाहिए। इन सभी प्रतिभाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोरोना महामारी के बीच में देश के लिए किया है और ये प्रदर्शन इस बात को प्रदर्शित करता है कि वास्तव में एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। जब वह देश के लिए खेलता है तो उसके सामने देश के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता है और इसीलिए वह कुछ अच्छा कर पाता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से आज हम सबको एक कार्यक्रम यहां पर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने इस अवसर पर, हमारी टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में प्रतिभाग करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य यानी कुल 7 पदक अब तक प्राप्त किए हैं और उत्तर प्रदेश से भी 10 खिलाड़ियों ने अब तक के भारत के सबसे बड़े ओलंपिक दल के साथ प्रतिभाग किया। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा को तेज करने के लिए और खेलो इंडिया खेलों के तहत उत्तर प्रदेश को देश के अंदर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसके तहत अब तक प्रदेश में 71 स्टेडियम, 2 मिनी स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 11 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 फ्लड लाइट सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 25 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल आदि का भी निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। प्रत्येक जनपद में भी खेल प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रदेश के अंदर निर्णय लिए हैं और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिए जाने वाले अनुदानों में हम लोग बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। मॉनसून सेशन के तीसरे दिन सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने अपोजिशन के सुझावों का इस्तकबाल किया है। सीएम ने कहा कि आवाम के फलाह बहबूद को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। गुज़िश्ता 5 सालों में बजट का दायरा दोगुना हुआ है। बड़ी सोच, बड़े काम हो तो बजट का दायरा भी बड़ा होगा। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए सीएम ने कहा कि पहले फसादात और बदनवानी में यूपी नंबर 1 पर था। आज रियासत में बदनवानी पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। तालिबान की हिमायत करने वाले लीडरान पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के चेहरे सभी के सामने लाने चाहिए। लोगों ने एक निधि का गठन किया है
सरकार के स्तर पर 3,000 करोड़ रुपए की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई सरकार। पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बजट का दायरा लगभग दुगना हुआ है। 2015-16 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। 19 करोड़ की आबादी का राज्य था। 2016-17 में 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट आया था और आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर गौतम बुद्ध नगर में यमुना अथॉरिटी तेजी से काम कर रही है और अगले हफ्ते से जेवर एयरपोर्ट के लिए 4 दीवारी का काम भी शुरू हो जाएगा। यमुना अथॉरिटी के सीईओ का कहना है कि संग बुनियाद के लिए पीएमओ और सीएमओ ऑफिस से वक्त मांगा गया है। यमुना अथॉरिटी में इस समय जेवर एयरपोर्ट को लेकर कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर से बात करते हैं। सर, मास्टर प्लान पे लखनऊ से भी मुहर लग गई और आपने भी बोर्ड बैठक में मुहर लगा दी। काम अगर बात करें तो कब तक लगभग शुरू होने की उम्मीद है? जो 4 दीवारी या मिट्टी को समतल करना है वो कब तक होने की उम्मीद है शुरू? जी, उन्होंने कहा है कि 6 to 7 डेज में 6 से 7 दिन के अंदर वहाँ मौके पर बाउंड्री वाल बनाने का काम शुरू कर देंगे और ज़मीन समतल करने का काम कर देंगे। उनका लेआउट पास कर दिया गया है जो मास्टर प्लान है और अब सारी उसमें किसी प्रकार की कोई और एनओसी अब नहीं बची है और न किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया शेष है। बाकी जहाँ तक शिलान्यास का प्रश्न है उसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जैसा निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सारी चीज़ें सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। सर, अगर बात करें तो पहले चरण की एक महत्वपूर्ण शुरुआत होगी ये, तो अगर हम बात करें तो किस एरिया में शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोग 4 दीवारी की? किस एरिया से शुरुआत, पहले किस गांव किस एरिया से शुरुआत करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, नॉर्दर्न साइड में उसमें रनवे पहला बनना है, तो नॉर्दर्न साइड में जो गांव पड़ेगा, जो जगह पड़ेगी, वो जगह चिन्हित करके बताएंगे। एग्जैक्ट उसी जगह शुरुआत करेंगे जहां पर रनवे बनना है। अगर बात करें तो ज्यूरिक कंपनी कब से यहाँ पर मतलब उसे टेक ओवर करेगी? मतलब पूरी तरीके से जब काम तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ज्यूरिक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कब से उस काम को देखरेख करना शुरू कर देंगे? नहीं, देखिए, वो कंपनी को जमीन जो है हस्तगत कराई जा चुकी है, उनको सौंपी जा चुकी है। उनके कुछ अधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी वो अपनी जो प्रक्रिया उनकी है पूरी कर रहे हैं। पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। ओबीसी तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई है। रियासतों को ओबीसी फहरिस्त बनाने का इख्तियार मिल चुका है। ओबीसी में कई जातों को शामिल कर सकेंगी रियासतें। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया था और इसको सभी ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसको सदर जमहूरिया के पास भेजा गया था। और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ओबीसी तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद रियासतों को ओबीसी फहरिस्त बनाने का इख्तियार मिल गया है और ऐसे में ओबीसी में कई जातों को अब रियासतें शामिल कर सकेंगी। तो एक बड़ी खबर है। हाल ही के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कराया गया था और सदर जमहूरिया के पास इस बिल को भेजा गया था। अब खबर यह मिल रही है कि ओबीसी तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई है। रियासतों को ओबीसी फहरिस्त बनाने का इख्तियार मिल चुका है और ऐसे में अब ओबीसी में कई जातों को रियासतें शामिल कर सकेंगी। बढ़ते आगे देवबंद और तालिबान के रिश्ते को लेकर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी से पहले बहुत से मुल्कों के लोग दारुल उलूम से पढ़े हैं। देवबंद से पढ़कर अपने अपने मुल्कों में जाकर उन्होंने काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि तालिबान ने अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी है। तालिबान अगर अपनी सरकार में अच्छा काम नहीं करेगा तो सब बुराई करेंगे, तब हम भी करेंगे। दुनिया में जो लोग गए हैं पढ़ करके वो अपना काम कर रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर भी बैठे हुए हैं उस मुल्क के अंदर अपना काम कर रहे हैं, यानी अपने दीन का काम कर रहे हैं। तालिबान तन्हा वो लोग हैं कि जो मुल्क के अंदर ये कहते हैं कि हम जिहाद आज़ादी वतन कर रहे हैं, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जिहाद आज़ादी वतन हुआ है। ये कौम ऐसी है कि वो किसी गैर के तसल्लुत को उसने कभी कबूल किया ही नहीं, आज भी वो कबूल नहीं करता है। उसको वो देवबंद से जोड़ते हैं, वो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के तहरीक से जोड़ते हैं। जब मैंने कहा कि वो तहरीक जा कर के अफ़गानिस्तान में रंग लाई थी और एक तबका था
जो उनके साथ खड़ा हो गया था अफगानिस्तान। लेकिन वहाँ अक़लियत और अक्सरियत है, इसलिए कि ये जो लोग तालिबान जिनको कहा जाता है ये सब पश्तो बोलने वाले हैं। हमारा मानना ये है कि हुकूमत कामयाब जब है जब इन दोनों के दरमियान में एक पैमाना हो, दो पैमाने ना हो। जब ये सूरत होगी तो हम कहेंगे कि हुकूमत कामयाब है। और अगर ये नहीं होती है तो हम समझते हैं जैसे दुनिया की हुकूमतों के अंदर अक्सरियत अक़लियत के हुकूक को मारती है, ये भी मार रहे हैं और कहते हैं कि इस्लामी इनकलाब, ये इस्लामी इनकलाब नहीं होता। यौम आशूरा के मौके पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत सभी अजला में जुले जना और आलम शरीफ के जुलूस निकाले गए। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस के पेश नज़र सभी हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर में जुल जनाह और अलम जुलूस गुरु बाजार और शहीदगंज से शुरू हुआ तो ये मौलाना आज़ाद रोड, रेजिडेंसी रोड और आलमगीर बाजार के साथ ही मोहल्ला सैयद अफजल से होता हुआ जदीवल इमामबाड़े पर इख्तिताम पजीर हुआ। बढ़ते आगे कोठीबाग पुलिस थाने के तहत आने वाले आबी गुजर इलाकों में पाबंदियां नाफिज रही। अमन व अमान कायम रखने के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी नफरे को तैनात किया गया था। लाल चौक और आबी गुजर में जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई। 8 मुहर्रम को भी इस रास्ते से जुलूस निकालने की कोशिश की गई थी, जिसके नतीजे में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह हो कि 8वीं का रवायती जुलूस लाल चौक और डलगेट से गुजरता था, लेकिन 1990 के बाद से ही इस पर पाबंदी आयद है। इसी तरह यौम आशूरा का रवायती जुलूस आबी गुजर से शुरू होता था, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इस पर पाबंदी आयद है। यौम आशूरा के पेश नज़र वस्ती कश्मीर के बडगाम शहर और आसपास के इलाकों में भी पाबंदियां नाफिज रही। नागहानी हालात से बचने के लिए शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अहम रास्तों पर तार लगा दिए गए थे, लेकिन ज़िलों के दूसरे इलाकों में यौम आशूरा का जुलूस निकाला गया। एक जुलूस गाजी मंजिल से इमामबाड़ा यूसुफाबाद से निकाला गया और वहीं मागम में इमाम बारगाह बाबरपुरा में वहाँ से यौम आशूरा का जुलूस निकला। इस तरह दीगर मोहल्लों से भी जुल जनाह और अलम जुलूस निकाले गए और ये सभी अहमदपुरा वाक़े इमामबाड़े पर आकर इख्तिताम पजीर हुए। ज़िले के सिकंदरपुरा, बीरवा और सोनपा में भी अलम और जुल जनाह का भी जुलूस निकाला गया। यौम आशूरा के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम पर जोर दिया कि वो सच्चाई, ज़ुरात और हक के रास्ते पर चले। एलजी ने कहा कि इमाम हुसैन और उनके असहाब की शहादत इंसानी वक़ार और इंसाफ के आला उसूलों पर डटे रहने की लाजवाब मिसाल है, लाजवाल मिसाल है। और साथ ही जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली की दुआ करते हुए एलजी ने उम्मीद जाहिर की कि यौम आशूरा लोगों को बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करेगी।